is today we are going to enter into the analyze phase. So आज introduction करेंगे analysis phase में करना है क्या, what exactly the requirement is, and as we were discussing on 6th also, some mindset thinking, analytical way of thinking, more issues will be highlighted today. And I told you last time, or during the initial days, that's not only the technical program, how a human will think, the analytical abilities. So वो वाला part भी आएगा. Correct? I think we discussed that some time back. कि ऐसा आएगा तो अब वो वक्त आ गया. सिर्फ इतना कह रहा हूँ मैं, अब वो वक्त आ गया. Basically, अगर Six Sigma को बहुत ध्यान से देखोगे, because now we are entering into the heart of Six Sigma. What is अभी तक कुछ analysis start ही नहीं हुआ. अब आया analysis phase. So we are entering into the analyzing phase. अभी analysis तो शुरू ही नहीं हुआ. We have not started. So analyze will cover what? अगर define था, measure था. So एक तो ये journey देखेंगे, define measure में हुआ क्या? अभी हम कहाँ पहुँचे, किस step पे हैं? And what is the purpose of analysis? So we are going to introduce the analysis phase in a specific way. Correct? So let's understand define and measure का journey क्या था in just 5 minutes. We are going by the discipline. Everybody is aware of DMAC चलेगा. DMAIC, right? पूरा DMAC चल रहा है. So define में हमने क्या किया था? Management theory पे आया था, big Y concept. What is big Y concept? Management problems, business problems, business impact, business concern, customer satisfaction, profitability, right? Top level indicators, business model. So company जो देखेगी वो big Y form में problems को देखे, right? हमारा job था to narrow it down, funnel it down to tech Y problem. क्यों सर? टेक वाई प्रॉब्लम को नैरो डाउन करना है. अच्छा, मेरे लिए टेक वाई वो है जो प्रोसेस लेवल पे प्रॉब्लम पहुंच जाती है, बिकॉज़ प्रोसेस टू डिलीवर समथिंग. सो सीटीपी लेवल पे पहुंच जाएगी तब मेरा टेक वाई बनेगा. रीवर्क, इफेक्ट, रिजेक्शन, ये हमारा कोई पॉइंट इन स्क्रैप, ये तो इफेक्ट्स हैं जो मैनेजमेंट फेस कर रही है. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू दी सीटीपी. मतलब प्रोसेस का आउटपुट होगा व्हिच इज नॉट डिलीवर्ड, तब डिफेक्ट डेफिनेशन पे आएगा. तो टेक वाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिफेक्ट डेफिनेशन एट द एंड. लेकिन ये नैरो करने के लिए हमें कुछ मेथड यूज किया. हमने क्या यूज किया? 5W2 है, डिफाइन किया प्रॉब्लम को. 5Y अप्लाई किया नैरो डाउन करने के लिए. 3 लेवल पैरेटो यूज, वी हैव डन 2 लेवल. 3 लेवल पैरेटो यूज किया टू नैरो डाउन. तो ये कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल नहीं है. ये क्या है? प्रॉब्लम को डेफिनेशन को ब्लैक बेल्ट डेफिनेशन में कन्वर्ट कर रहा है कि भाई व्हाट इज अवर इश्यू. टेक्निकली मुझे काम किस पे करना है? इफेक्ट पे काम नहीं करना है. इफेक्ट इज ए कंसर्न. नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेन इज ए कंसर्न. वारंटी इज ए कंसर्न, राइट? Rejection is a concern. Productivity is a concern. Inventory is a concern. Scrap is a concern, right? Line stoppages is a concern. ये effects हैं सारे. Big Y है. Narrow down करोगे, process का output नहीं आ रहा है, बस जिसपे काम करना. Process not delivering the desired output. यही defect definition है. जब आप इस लेवल पे definition को लेके नहीं आए, तो अभी आप define stage पे चल रहे हैं. Is it correct? So हम ये लेके आएंगे. Whatever time it takes, 2 days, 5 days, 7 days, 10 days, we'll wait till you reaches to a defect definition. अब आता है कि ये जो मैंने प्रॉब्लम लिया है, ये क्यों लिया? क्रिटिकल टू क्या है ये भी बताना पड़ेगा. क्रिटिकल टू क्वालिटी, आपको पता है क्या क्या होते हैं? CTQ, CTC, CTD, CTS. क्रिटिकल टू क्वालिटी, क्रिटिकल टू डिलीवरी, क्रिटिकल टू सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, क्रिटिकल टू कॉस्ट. Why we have taken this problem? फिर एक और चीज बताना पड़ता है हमें, क्योंकि लास्ट में पे बैक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा. क्यों सर? देखो यही बचेगा जब जीरो डिफेक्ट पे जाएंगे. क्यों सर? तो यही सेविंग होनी है. इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो सारा फंडामेंटल है.
कॉस्ट ऑफ फेलियर, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द फेलियर एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीनों कवर करो आप। ओके, सो हमारे को ये ROI में हेल्प करेगा लेटर ऑन। फिर मैं ये बोलूंगा कि मुझे ये भी बताओ कि वो टीम मेंबर्स कौन से हैं जो काम करेंगे इसमें, कौन क्या करेगा, और मेरे को टाइम प्लान बताओ कि 60 डेज 45 डेज DMAC ये खत्म कर लोगे, मेजर इस तारीख को खत्म हो जाएगा, इम्प्रूव एक टाइम प्लान आ जाएगा, डेट्स आ जाएंगी, माइलस्टोन, और ये सारा थ्योरी मैं एक प्रोजेक्ट चार्टर पे लिखूंगा और उसको साइन ऑफ कर दूंगा। साइन ऑफ करने से होता है मैंने प्रोजेक्ट ले लिया है, क्यों सर? तो यहाँ पे एक सिस्टम होता है प्रोजेक्ट चार्टर साइन ऑफ, वो क्या बताता है, मेरा डिफाइन हो गया प्रॉब्लम, मैंने आई हैव टेकन ए प्रॉब्लम। तो जब मैं कहता हूँ ना लोगों को डिफाइन योर प्रॉब्लम, वो सोचते हैं मैनेजमेंट ने सर में प्रॉब्लम तो दे रखा है, वो नहीं है। तो डिफाइन द प्रॉब्लम is basically reaching to this level. Big why is not the definition of the problem. Is it right? जैसे आपने 5W2H किया था एक दिन, वो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थी, वो भी डेफिनेशन का पार्ट है। नैरो डाउन किया, वो भी डेफिनेशन का पार्ट है। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी निकाला, वो भी डेफिनेशन का पार्ट है। कब तक मैं कितने दिन में कंप्लीट करूंगा, वो भी डेफिनेशन ऑफ टाइम प्लान का कोई साइंटिफिक रूल है? हाँ, टाइम, ये साइंटिफिक रूल है। कुछ रूल्स मैं आपको बता दूंगा कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिफाइन में करना क्या है, मेजर में करना क्या है, तो अपने आप टाइम फ्रेम आप कैलकुलेट करते हो। जैसे मैं बोलूंगा मेजर कितनी देर में हो जाएगा, तो आपको मालूम है मुझे प्रोसेस मैपिंग करना है, मुझे कैपेबिलिटी निकालना है, मुझे जीस को, तो जब आपको 4 काम पता है तो आप कहोगे कि ये मैं 2 दिन में कर लूंगा, 3 दिन, तो मेरा 6 दिन में कंप्लीट हो जाएगा मेजर फेज। ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेशन करते हैं। देखो, जब तक एक्टिविटी नहीं पता होगी आप इसमें करोगे क्या, तो यू कैन नॉट एस्टिमेट योर टाइम। इज इट राइट? सो ये सारा करने के बाद आपको एग्जैक्टली सबके टाइम फ्रेम पता चल जाएंगे। अब आएगा कि ऐसे तो आप कहोगे 40-45 डेज में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन किसी को 2 महीने लग गए, नहीं हुआ, डिले हो, वो डिले होगा क्योंकि आपको डेटा आज लेना था, आप अगले वीक ले पाए। सो एक डेज होते हैं कि मैं कितने दिन में कर सकता हूँ, मैं 10 दिन में कर सकता हूँ, वो 10 दिन लगातार तो मिलेंगे नहीं आपको, वो आपको बीच में ऐड करना होता है, राइट? कि इस वीक बिजी हूँ, अगले वीक में डेटा कलेक्शन, तो मेरा ये 2 वीक्स में कंप्लीट हो जाएगा, ये 1 वीक में। सो वो जो बीच के गैप्स हैं, जो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी है, अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, पीपल, राइट, वो ऐड करने के बाद टोटल टाइम फ्रेम आता है। इज इट करेक्ट? बट प्रोजेक्ट में कोई काम करने में कितने दिन लगेंगे वो सब डिफाइंड है, बताए। तो आपको सिर्फ क्या ऐड करने हैं, जो बीच के गैप्स है। तो मैं कहूंगा मेजर करने में आपको 4 दिन लगेंगे एग्जाम्पल, वो 4 दिन आपको 2 दिन बाद मिलेंगे या 10 दिन बाद, वो आपको डिफाइन करना है। इज इट क्लियर? पार्ट नहीं अवेलेबल, प्रोडक्शन नहीं चला, अभी मैनेजमेंट इस वीक सर बिजी, अगले वीक से स्टार्ट करेंगे, तो ये सब ऐड तो करना पड़ेगा ना सर। बेसिकली सर हमें साइकिल टाइम पता है कि इतने साइकिल में ये काम हो जाएगा। अब जैसे हम लोग अपना प्रोजेक्ट भी कई कंपनियों ने दिया कि 20 डेज लगेंगे, सो दे आर वेरी, सर 20 डेज सारी प्रॉब्लम सॉल्व, मैंने 20 डेज काम करने का टाइम, बट 20 दिन वो कैसे मिलेंगे, वो 6 महीने का प्लान बनना पड़ता है। 20 वर्किंग डेज, जैसे मैं बोलूँ कोर्स भी 23 डेज का, इसका मतलब ये थोड़ी ना 23 डेज में खत्म हो गया, 6 महीने चलेगा। फिर वो हफ्ते में हो सकता है कोई इश्यू आ गया, बीच में रेगुलेशन आ, सो ऐसा ये प्लान होता है, बट हमें पता है एग्जैक्टली व्हाट इज टू बी डन इन व्हाट अमाउंट ऑफ टाइम। बोलते हैं ना 10 दिन में इंग्लिश सीखो, तो 10 दिन कंटिन्यूअसली 10 दिन इंग्लिश सीखो, 7 दिन में गिटार सीखो, 2 दिन में ये सीखो। सो आई वांट टू से डिफाइन इज दिस, इज इट क्लियर? फिर मेजर फेज, लेकिन टाइम फ्रेम, प्लीज लिसन दिस केयरफुली, टाइम फ्रेम तभी देना है जब डिफाइन कंप्लीट हो जाए। MAIC का टाइम फ्रेम देना है, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव, कंट्रोल, इसका टाइम फ्रेम देना है। डिफाइन होने के बाद लास्ट में जब साइन होगा तब टाइम फ्रेम देना है। जिसका प्रॉब्लम डेफिनेशन क्लियर नहीं है वो कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकता। प्रॉब्लम डिफाइन ही नहीं किया, मैं बोलूंगा कितने दिन में करोगे, वो उसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना।
उसने नैरो डाउन ही नहीं किया कि किस प्रोसेस का डेटा कलेक्ट करना है, किस प्रोसेस में सप्लायर एंड पे जाना है कि मेरे अभी उसको कुछ नहीं मालूम. सो देन आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हेल्प. इज इट क्लियर? सो हम डिफाइन जब प्रोजेक्ट चार्टर खत्म होता है साइन हो तब हम टाइम फ्रेम लिखते हैं. आई थिंक इट इज लॉजिकल. सो ये डिफाइन हो गया, इतना ही करना है डिफाइन. अच्छा, इसके अंदर प्रॉब्लम कौन कौन सी ले सकते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है, क्वालिटी, वो सब हमारा डिस्कशन का पार्ट था. डिफाइन हर चीज हमने डिफाइन की है, राइट? What is called quality, what is called customer satisfaction, what is called inventory, what is called rejection, what is called cycle time problem, what is called manpower balancing problem, what is inventory problem. तो सब हम डिस्कस कर चुके हैं कि बिजनेस प्रॉब्लम्स होती क्या है. करेक्ट? सो वो वी नो दैट. तो यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, बिग वाई टू टेक वाई. नाउ नेक्स्ट मेजर फेज में जब एंटर किया तो एक बेसिक स्टेप तो ट्रांजिशन के लिए था, वो समझने के लिए था. सो इट्स नॉट ए, ये काम नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग है. सो मेजर फेज में मेरा काम क्या है, यहाँ पे टेक वाई के ऊपर काम करना. यहाँ बिग वाई फोकस था, यहाँ पे टेक्निकल फोकस. अभी भी वाई ही फोकस है, आउटपुट. यहाँ बिग वाई क्यों था? क्योंकि बिजनेस कंसर्न, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, क्वालिटी थ्योरी, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, सब तो मैनेजमेंट थ्योरीज है 90%. बिजनेस मॉडल है, बिग वाई ज्यादा फोकस था. टेक वाई पे आप, टेक वाई जब नैरो हो गया तो अब टेक वाई फोकस चलेगा. टेक वाई में मुझे क्या पूछना है, इसका रिक्वायरमेंट्स मेजर फेज में क्या है. पहले तो आपको स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम पे जाना है. यहाँ पे अगेन डिफाइन करना, बट स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम. करेक्ट? अब हम कौन सी प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहे हैं? स्टैटिस्टिकली डिफाइन. कैसे करते हैं? दो पार्ट में हमने किया. क्या स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम है या कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम? रिमेंबर, यही किया ना हमने. अच्छा, स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम देखने के लिए वो चार्ट पता है, IMR चार्ट, रन चार्ट, X बार R चार्ट, नॉर्मलिटी टेस्ट, रन चार्ट, तो वो सब करेंगे. फिर कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इसको भी दो पार्ट में करा हमने. कैपेबिलिटी भी दो तरीके की होती है, रिमेंबर. या तो पोटेंशियल कैपेबिलिटी का प्रॉब्लम है या परफॉर्मेंस कैपेबिलिटी. अच्छा, इनके अंदर भी दो तरीके की प्रॉब्लम होती है. या तो सेंटर का प्रॉब्लम है या स्प्रेड का प्रॉब्लम है. आप सबको मालूम है, उनके सबके नाम रखा है. सीपी प्रॉब्लम है या सीपी के प्रॉब्लम है. कहने की बात तो वही है ना, सेंटर और स्प्रेड का प्रॉब्लम को ही तो बोल रहे हैं सीपी के प्रॉब्लम. परफॉर्मेंस को भी दो एंगल से देखना है, सेंटर और स्प्रेड. या तो पीपी प्रॉब्लम है या पीपी. करेक्ट? तो किस तरह की प्रॉब्लम को मैं डील कर रहा हूं वो डिफाइन हो रहा है. फिर मैं को ये भी डिफाइन करना है कि मैं कहां पे हूं. जी स्कोर बता दो. अच्छा, कहां पे हूं? करंट बताना, फ्यूचर बताना. करंट. जी शॉर्ट टर्म बताना. जी शॉर्ट टर्म बताना. मैं इतने सिग्मा लेवल पे हूं, सो मुझे सिग्मा लेवल आना चाहिए भाई. मैं 3.7 सिग्मा पे हूं सपोज, व्हाटएवर. ये आना चाहिए, कैलकुलेट करना, वो सारा प्रोसेस है हाउ टू कर. फिर आपको ये भी बताना है जी गोल आपको कितने पे जाना है, तो ये भी आपको आता करना. 1 सिग्मा जंप मिनिमम चाहिए. सो 3.7 बना है तो 4.7 पे जाना ही जाना है. 5 पे जाओ, 6 पे जाओ, भी नो प्रॉब्लम. बट इससे नीचे 6 सिग्मा प्रोजेक्ट क्लोजर नहीं माना जाएगा. लेसर देन 1 सिग्मा इज ए इंक्रीमेंटल लेवल ऑफ इंप्रूवमेंट. ब्रेक थ्रू नहीं माना जाता. सो ग्रेटर देन 1 सिग्मा इज ए ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट. ये भी हमारा डेफिनेशन फिक्स है. हर चीज यहाँ फिक्स है. स्टैंडर्डाइजेशन कर बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग. अच्छा, फिर डीपीएमओ जो बताना है वो आप कितना पकड़ रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको फ्यूचर बताना है. कितना करना है? 1.5 सिग्मा शिफ्ट करके एक प्रोजेक्टेड वो भी बताना है कि भाई इतना फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है. वहां जो पकड़ रहे उसके बराबर अच्छी बात है, नहीं पकड़ रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं. हम तो इतना मान के चलेंगे कि भाई इट इज ऑल दी ऑन दी मर्सी ऑफ योर डिटेक्शन एबिलिटी. पकड़ लो तो अच्छी बात है, नहीं पकड़ोगे तो जाएगा कस्टमर पे. कस्टमर भी नहीं पकड़ेगा तो फिर वारंटी में पकड़ा जाएगा, एंड सो ऑन. तो मेरे को ये बता दो जी इसको. अब जब ये मेरे को सारा चीज बता दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ जाना है, मेरा बेंचमार्किंग भी हो गया. इससे बेंचमार्किंग हो गया, डिफेक्ट प्रिडिक्ट हो गया. ये डिफेक्ट प्रिडिक्शन हो गया. डीपीएमओ इज डिफेक्ट प्रिडिक्शन.
क्या मेरा स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, सीपीसीपी का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब मैं निकाल सकता हूँ। फिर ये कैलकुलेशन तो कर सकते हैं, सीपी के इंटू 3, पीपी के इंटू 3, 1.5 सिग्मा शिफ्ट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस कैलकुलेशंस। एंड देन यू डिस्कस कि इसका सीटीपी जो था, अब उसका करो प्रोसेस मैपिंग। क्यों सर? अब मैं प्रोसेस की डिटेल में जाऊंगा। क्या मेथड यूज करोगे? प्रोसेस मैपिंग यूजिंग एफएमई मेथोडोलॉजी। क्यों सर? जो हमने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ। और इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? केपीओवी एंड केपीआईवी। क्यों सर? फिर मुझे एक और चीज बता दो, सीएनडी मैट्रिक्स, उसको क्या करना है? प्रायोरिटाइज लिस्ट ऑफ केपीआईवी, प्रायोरिटाइज लिस्ट। अल्टीमेटली मुझे क्या मिल गया? एक प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ केपीआईवी, कॉज की एक प्रायोरिटाइज लिस्ट मिल गई, प्रोबेबल कॉजेस। करेक्ट। और अगर इस डेटा कलेक्शन में कुछ इश्यू हुआ हो, सीपीसीपी के लिए भी डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, नापना तो देखो पड़ेगा डेटा लेने के लिए। अगर कोई डेटा की प्रॉब्लम है तो एक सेमेस्टर स्टडी साथ में कर लेना, ऑप्शनल है, समटाइम इज रिक्वायर्ड, समटाइम नॉट रिक्वायर्ड, तो ये हम लोग अलग से कर, ठीक है। दैट इज ऑल एंड मेजर फेज इज ओवर। नाउ वी आर रेडी। केपीआईवी की लिस्ट रेडी हो गया, टेक्निकली डिफाइन हो गया, मैं कहां पे हूं, कहां जाना है, जी स्कोर पता है, कैपेबिलिटी की प्रॉब्लम है, स्टेबिलिटी, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती सर। स्टेबिलिटी, कैपेबिलिटी, दैट्स ऑल। प्रोसेस मस्ट बी स्टेबल, कैपेबल एंड प्रेडिक्टेबल, दैट्स ऑल। कोई इशू नहीं है। और उसके अंदर भी सेंटर स्प्रेड का मुद्दा है, करेक्ट। और वो क्यों है वेरिएबिलिटी? क्योंकि कोई लिस्ट ऑफ केपीआईवीज है, y is equal to fx फंक्शन। अब मुझे उन लिस्ट को एनालाइज करना है। नाउ आई एम एंटरिंग इनटू द एनालिसिस फेज। एंड एनालिसिस में काम क्या करना है? अब यहाँ पे y था, यहाँ पे भी y था, यहाँ बिग y था, टेक y था। अब पहली बार y और x साथ आएंगे टुगेदर। y is equal to फंक्शन ऑफ fx। अब रिलेशनशिप की बात है। अभी तक कोई और x और y का संबंध नहीं आया था। क्यों सर? x अलग देखे, y को अलग स्टडी करे। You agree to this point or not? जब मैंने नॉर्मलिटी टेस्ट किया, जब मैंने शेप बनाया, IMR चार्ट प्लॉट किया, कैपेबिलिटी किया, तो y का ही किया, x के रिस्पेक्ट में थोड़ी ना किया। ध्यान से सोचो, x आए कहां? जितना भी आपने कुछ भी स्टडी किया, x कहां है? नॉर्मलिटी टेस्ट में x है, y है। सो अभी इसको हम एनालिसिस मानते ही नहीं है, जितना भी आपने किया है ये कुछ एनालिसिस नहीं है। अब आएगा y और x का अगर रिलेशनशिप देख रहे हो आप, इफ यू आर फाइंडिंग a relationship between y and x, scientific relationship, then it is called analysis phase. अब वो क्या है? That we are going to start from today. ये y is equal to fx फंक्शन को कैसे एनालाइज करना है, तो आज का इंट्रोडक्शन होगा, क्या टूल्स हैं, पूरी टूल किट, पूरा एजेंडा सेट करना है। सो हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमारे पास क्या रेडी होना चाहिए, ये क्लियर है सर? जैसे एग्जांपल है, किसी के पास अभी टेक वाई आया ही नहीं है, प्रोसेस क्लियर ही नहीं है, वो प्रोसेस मैपिंग, कैपेबिलिटी, एमसी सब कर ही नहीं सकता। इसका मतलब गेट 1 सही नहीं हुआ तो गेट 2 में जाके क्या करेगा? अच्छा, किसी बार गेट 2 क्लियर नहीं है, अभी उसके बाद लिस्ट ऑफ केपीआईवीज नहीं है, प्रायोरिटाइजेशन नहीं है, उसको ये नहीं मालूम मुझे स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उसको ये क्लियर ही नहीं है, सो वो किस y और x का एनालिसिस करेगा? x ही नहीं है इसके पास। तो ऐसे जंपिंग पॉसिबल नहीं है इसमें। यू हैव टू गो थ्रू ए डीमैक अप्रोच। इज इट क्लियर? सो डिफाइन मेजर में आज तक हमने ये किया। इफ यू आर क्लियर ऑन दिस एरिया, हाउ टू डू इट, जॉब इज डन। सो इट्स जस्ट ए 10 मिनट्स थिंग टू डिस्कस। 10 मिनट का इशू था, यही काम करना था आपको बस, बाकी डिबेट और डिस्कशन था। जैसा नो पेमेंट डेटा कैसे कलेक्ट करना है, जी इसको क्या, बट करना तो यही काम है और कुछ नहीं करता। अब ये आदमी एक हफ्ते में कर सकता है, कोई आदमी 5 दिन में कर सकता है, कोई 2 वीक्स में भी अभी डिफाइन नहीं हो पा रहा उसका प्रॉब्लम, कुछ भी हो सकता। बट हमें मालूम है कि करने पे आ जाए तो हमारे को कितनी देर का काम है। मेजर फेज सर, सब वो प्रोसेस मैपिंग करना है आपको,
कैपेबिलिटी एनालिसिस करना है, स्टेबिलिटी स्टडी करना है, करेक्ट, अगर एमएससी रिक्वायर्ड है तो करना है ऑप्शनल, और सीएनडी मैट्रिक्स करना है, प्रायोरिटाइज करना है। कितना देर है, मैं कहूंगा चलो 4 घंटे डेटा कलेक्शन में लग गए, ठीक है, 1 घंटे एनालिसिस में, एक दिन चलो कैपेबिलिटी स्टेबिलिटी हो गया, एक दिन प्रोसेस को मैप किया है सर, अगले दिन टीम बैठी, 3 दिन हो गए, 4 दिन, चार दिन का काम हो गया, इससे ज्यादा क्या। अब वो 4 दिन आएंगे कब, ये अलग मुद्दा है। 4 दिन से ज्यादा ही लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो प्रैक्टिकल जॉब में जो करते हैं तो वो स्लॉट ढूंढना बड़ा मुश्किल है। वही 4 दिन आएंगे कब, एग्जैक्टली वो स्लॉट ढूंढना पड़ेगा ना हमें। बाकी तो अगर हम 30-40 डेटा उठाना है 60 दिन, तो हम 3-4 घंटे उठा लेंगे, फिर उसको बैठ के कंपाइल भी करेंगे, 1-2 घंटे और लगेंगे, तो स्टेबिलिटी कैपेबिलिटी पूरा 1 दिन चला जाएगा आराम से। प्रोसेस मैपिंग में आपको 1 दिन चाहिए, क्योंकि 3-4 घंटे प्रोसेस में खड़े होकर पूरा स्टेप लिखेंगे, सब करेंगे, फिर टीम को बैठ के प्रायोरिटाइज भी करना है, फिर सीएनडी में अगले दिन नंबर देख के, प्रायोरिटी देख के, फिर और कोई नॉइज फैक्टर है कैटेगराइजेशन करना है, 2 दिन मान लो थिंकिंग में चले जाते हैं। एमएसए किया आधा दिन, वो भी चला गया, तो 4-5 दिन लग सकते हैं। तो ऐसे हम एस्टिमेट कर लेते हैं टाइम। फिर वो प्रोजेक्ट चार्टर का एक फॉर्मेट जो, हाँ वो आपको आज ही दे, ठीक है। अच्छा, हर चीज का फॉर्मेट अवेलेबल है, वो कोई स्ट्रेस ही नहीं है। ये अच्छी बात ये है कि आप बस उसको डेकोरेट अपने हिसाब से कर सकते हो, बट काम के लिए फॉर्मेट अवेलेबल, तो इसमें कोई ये टाइम वेस्ट नहीं है कि भाई इसमें वो बना रहे हो, ये सोचने की जरूरत नहीं है। सोचने की जरूरत नहीं है, वहां मत सोचो, आप डेकोरेट कर सकते हो, लोगो लगाओ, ये लगाओ, कुछ भी करो। अच्छा, प्रेजेंटेशन लास्ट में बनाते हैं नहीं, ये फॉर्मेट तो हम प्रेजेंट नहीं करते केस को, जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता हम प्रेजेंटेशन मोड में जाते ही नहीं। आप काम बताते रहो, जब ये सारे काम को कोलेट कर लेंगे तब प्रेजेंटेशन बनेगी। इज इट राइट? दिस फॉर्मेट्स आर, यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? जैसे कि कैपेबिलिटी एनालिसिस, तो इतना सारा काम ऑलरेडी हो जाता है, तो अपने आप प्रेजेंटेशन बन जाएगी। सो प्रेजेंटेशन के चक्कर में शुरू में नहीं पढ़ना, बिकॉज इन वन कंपनी दिस हैज हैपेंड, कह रहे सर हाउ टू प्रेजेंट, क्या दिखाना है पहले में, आप इस चक्कर में मत पढ़ो, जो बोलते आ रहे करते जाओ। लास्ट में आपको इतना मसाला होगा, आप खुद बोलोगे कि प्रेजेंट करना है, 20 स्लाइड बन गई, बचे अब हाउ टू प्रेजेंट, वो अलग मुद्दा, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें ये भी डिस्कस करना पड़ेगा कि किसको प्रेजेंट करना है। देखिए, इफ यू आर प्रेजेंटिंग टू सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल हु आर 6 सिग्मा क्वालिफाइड, तो आपको अलग प्रेजेंटेशन दिखानी है। इफ यू आर प्रेजेंटिंग टू मैनेजमेंट, तो आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन डिफरेंट दिखानी है। इफ यू आर प्रेजेंटिंग फॉर सम कंपटीशन, देन यू हैव टू शो इट इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज जिसको दिखा रहे हैं उसको समझ आना चाहिए ना। तो आप पता चला वहां पे आपने टेस्ट पे दिखा दिया, मैनेजमेंट बैठा है, वो उसको 6 सिग्मा तो आता नहीं बेचारे को, तो वो कहेगा ये क्या किया है, इन्होंने कुछ समझ नहीं आया। सो मैनेजमेंट को कैसे प्रेजेंट करना है, वहां कहाँ फोकस करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ हटाएंगे हम, बट उसकी डिटेलिंग कम हो जाती है, किसी चीज की डिटेलिंग बढ़ जाती है ना। सर ये फॉर्मेट्स जो है ग्लोबली फिक्स है या मतलब हमने फिक्स कर रखे हैं, कुछ ऐसा है? नहीं, रिक्वायरमेंट सारी फिक्स है, बाकी लोग, मैंने बोला डेकोरेट अपने अपने हिसाब से कर देते हैं, चीजें कंटेंट्स हुई हैं, इधर लिखना उधर लिखना, बाकी ग्लोब, तो इसलिए फॉर्मेट फिक्स नहीं कर रखा। कंटेंट्स फिक्स हैं, रिक्वायरमेंट्स फिक्स हैं, कैन आई से लाइक प्रेजेंटेबिलिटी फिक्स नहीं है, एक्सप्रेशन आपने, क्योंकि फिर वो फिक्स करना ठीक नहीं है ना, किसी को कैसे दिखाना है, सो दैट्स नॉट ए गुड वे, सो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट। सो वी आर हियर नाउ इन द एनालिसिस वे। अब हम यहाँ एक ट्रांजिशन ले रहे हैं, सो यहाँ लेते हुए 2-3 चीजें होंगी। क्या होगा, एक तो इसका समझेंगे व्हाट इज एनालिसिस फेज, है क्या, ये डिलीवर क्या करेगा। सेकंड, कुछ स्टैटिस्टिकल नॉलेज और ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये सुनो, अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया था, बेसिक स्टेप्स, इज इट फाइन, क्या समझा था, बेसिक स्टेप्स। यहाँ हम जाएंगे एडवांस स्टेप्स, एडवांस स्टैटिस्टिक्स में। अच्छा, जब मैं बोलता हूँ एडवांस स्टैटिस्टिक्स, तो काफी लोगों को लगता है कॉम्प्लेक्स। पहले सिंपल था, अब क्या होगा, जब भी एडवांस में जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते आता है, जबकि एडवांस और कॉम्प्लेक्सिटी का कोई संबंध नहीं है। एडवांस का मतलब होता है मोर यूसेज ऑफ नॉलेज, मतलब आप स्टैटिस्टिक्स का ज्यादा इस्तेमाल होगा। बेसिक में क्या होता है, कोई कम चीज इस्तेमाल करता है, जब कोई चीज को आप फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करते हो उसको कहते हैं एडवांस स्टेज।
टूल्स तो डिफरेंट होंगे, tool भी होंगे। क्या चीज? नहीं, टूल डिफरेंट होंगे, जैसे यहाँ भी कुछ बताया है, बट मैं उसको भी बेसिक स्टेट्स का पार्ट ही बोल सकता था। बट यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेशन बढ़ जाता है, इसलिए एडवांस वर्ड यूज करते हैं। एडवांस वर्ड का कॉम्प्लेक्सिटी से कोई संबंध नहीं। आई एम यूटिलाइजिंग इट मोर, सो टू यूटिलाइज मोर आई नीड मोर थिंग्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना? सो उसे उतना ही फर्क आएगा, तो अब और चीजें ऐड हो जाएंगी स्टैट्स में। सो ये स्टैट्स ऐड होने के बाद आपका ऑलमोस्ट 80% थ्योरी ऑफ स्टैटिस्टिक्स विल बी ओवर। 20 बचेगा, वो इम्प्रूवमेंट फेज में आएगा, डीओई वगैरह करेंगे। इसके बाद स्टैट्स का कम हो जाएगा, कंट्रोल फेज में आते हुए स्टैट्स की एप्लीकेशन कम हो जाएगी। करेक्ट? सो स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशन ही आएगी। और ये जो एप्लीकेशन है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए नहीं है। ये एप्लीकेशन दुनिया की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मतलब I am saying this advanced statistics is not to just solve problem. This is to solve any kind of issue in this world. So we are pulling it for solving our technical problems. This can be used for research and development. This can be used for filing a patent. This can be used for developing a medicine. This can be used for developing a vaccination. मतलब ये इतनी एडवांस्ड है, इसको यूज करके आप कुछ भी डेवलप कर सकते हो। सो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटा एप्लीकेशन दे रहे हैं। सो मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो एज ए कंप्लीट एप्लीकेशन बताऊंगा, एंड देन वी आर यूटिलाइजिंग फॉर आवर पर्पस। इज इट फाइन? ताकि आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हो, प्रॉब्लम सॉल्व के लिए भी कर सकते हो, कहीं भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज द हाईएस्ट एनालिसिस पॉसिबल एज ऑफ नाउ अवेलेबल। मतलब इसके अलावा और कुछ अवेलेबल है नहीं इन द वर्ल्ड फॉर इंजीनियरिंग वर्ल्ड। इंजीनियरिंग वर्ल्ड में यही अवेलेबल है, इसके अलावा और कुछ अवेलेबल नहीं है। कभी आएगा, फिर 10-20 साल को नई रिसर्च होगी, अदरवाइज और कुछ है नहीं। तो अगर कोई प्रॉब्लम हमसे सॉल्व नहीं हुई, तो वो प्रॉब्लम हमारी पॉइंट नहीं है कि हमारे से सॉल्व नहीं हो रही, वो वर्ल्ड से सॉल्व नहीं हो सकती। यू अंडरस्टैंड दिस? इट इज नॉट अवर इश्यू नाउ। अगर इससे कोई सॉल्व नहीं हो रही, सो वो नोबेल प्राइज वाला प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे दोनों अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो भी अप्रिशिएशन है, नहीं हुई अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम ले आए तो वो सबसे बड़ी बात है। मतलब अगर ऐसा कोई केस ले आए आप, क्योंकि ऐसा केस मिल नहीं रहा है, तभी तो कोई नया टूल आया नहीं है ना अभी तक। सो अगर ऐसा कोई केस ले आए, मतलब हम भी यही सोच रहे हैं, क्योंकि देखो अब क्या होगा, 10 प्रॉब्लम फिर सॉल्व कर ली, 10 प्रॉब्लम फिर सॉल्व कर ली। सो आप यही ऐड करोगे कि आपने 3000 केसेस सॉल्व कर लिए, 500 प्रोजेक्ट्स कर लिए, तो ये तो होता ही जा रहा है। अब हम ये सोच रहे हैं कि कोई तो ऐसा इश्यू होगा यार अनसॉल्वेबल हो। सो अभी वो हमें नहीं नजर आया और किसी को भी नजर नहीं आया शायद। लेकिन अगर कोई किसी को मिल जाए ऐसा लाइफ टाइम में, तो ये इतने आसानी में नहीं मिलेगा। मतलब 10, 15, 20 साल में तो मिलेगा नहीं, मतलब बट ऐसा कोई टाइम फ्रेम में मिल जाए तो उसमें भी घबराएंगे। दैट इज द रियल इशू। मतलब वो अगर कोई मिल जाए, इससे बड़ी बात नहीं होती। तो लोग देखिए, नया एरिना वही खुलता है ना जहाँ पे सब चीजें ब्लॉक हो जाती। सो ये जो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं, ये इंजीनियरिंग लेवल प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन इश्यूज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हैं, ये सब कोई बड़ी चीज नहीं है, इसलिए सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। सो वंस यू गो थ्रू दिस टेक्निक, यू विल रियलाइज कि टेक्निक है क्या एंड हाउ इट रिजॉल्व। सो आज होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिसिस फेज, एंड वी हैव कवर्ड अप टू हियर, एंड नाउ वी आर एंटरिंग इनटू दिस डिसिप्लिन DMAC A, एनालाइज। इज इट क्लियर? सो यहाँ तक का जर्नी क्लियर है। हम यहाँ खड़े हैं, अगर इतना हमने कर लिया है तो हम यहाँ जा सकते हैं। That's what we are trying to say. Is it fine? So ये जो हमने टोटल टाइम लगाया, जितने भी 12-13 क्लास में ये किया कुछ, और हो सकता है ये आप ये कुछ 4 दिन में, ये 2-4 दिन में, ये तो 6-7 दिन का काम होगा शायद, अगर मैं ओवरऑल करूं, जिसको हमने इतने महीने लगा दिए। बट वो अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट करोगे तो इतना टाइम नहीं लगाना। You getting this? Understanding के लिए। I always say that doing takes less time than explanation. Here, 6 में उल्टा है। Training takes more time than doing. बाकी जगह के ट्रेनिंग कम है, 1 दिन में हो गई, करने में लग गया 6 महीने। यहाँ उल्टा है। Developing time is more crucial है। 6 महीने 7 महीने डेवलपमेंट में लग जाता है। बट एक आदमी एक बार तैयार हो गया ना, फिर वो गया प्रॉब्लम लाओ, 30 दिन 45 दिन। क्रॉनिक प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो आज तक सॉल्व
और हमें पकड़ना ही वो प्रॉब्लम होता है कई बार। देखिए सबसे पहले हमारा अप्रोच क्या होता है, जो किसी से नहीं हो रही वो पकड़ो, क्योंकि प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी है। बट अगर वो वाली प्रॉब्लम पकड़ोगे तो प्राइड होता है, आदमी को मोटिवेशन वहां से आता है। व्हाट इज मोटिवेशनल थ्योरी? ये थ्योरी थोड़ी ना कि किसी को मोटिवेट कर रहे, कर कुछ नहीं, यू कैन डू इट, कर रहा हूँ। प्रॉब्लम वो पकड़ो ना, तब आएगा मोटिवेशन। आपको सेल्फ मोटिवेशन तब आता है। देखिए मेरे को तो प्रॉब्लम ए भी सॉल्व करना है, बी भी सॉल्व करना है, तो मेरा मोटिवेशनल थ्योरी क्या है कि यार वो वाला पकड़ो ना, किसी से नहीं हो रही, क्योंकि जब ये सॉल्व होगा तो एक सेंस ऑफ प्राइड, एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन अपने आप आएगा। इसमें कोई थ्योरी काम नहीं करेगी, ये दैट इज कॉल्ड सेल्फ मोटिवेशन। और कहना भी आसान हो जाता है। अच्छा कोई ये नहीं कह सकता ये हमें पता है, 5 पहले ही करवा लेते हैं। वो सारा ऐसा स्ट्रक्चर है ना, लास्ट तक आंसर आएगा, पहले बोलते हैं तो प्रॉब्लम ही होगी सॉल्व, तुम्हारी दूसरी पकड़ लो, कोई चला मेजर फेज तक ही खत्म होगी। ये डिसिप्लिन ऐसे बता रखे हैं, जो ढंग का प्रॉब्लम होगा लास्ट तक जाएगा, क्यों सर? वरना बीच में ही वो डाइल्यूट हो जाएगी। तो कई प्रॉब्लम डिफाइन में खत्म हो, सर ये तो आसान सी लगे, दूसरी ले लेना, ले लो। क्योंकि वो उस एंगल से सोच नहीं रहे थे ना, स्ट्रक्चर ही नहीं था उनके पास। जैसे कई हम जब मेजर फेज में लेटर से कि पोटेंशियल पे ही हमें गाड़ी अटक हमारी, पोटेंशियल ही नहीं है प्रोसेस में, तो उस केस में फिर आगे बढ़ेंगे या? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगे सर। सर देखिए ये डेफिनेशन ऑफ द प्रॉब्लम, एनालिसिस फेज में सबका एनालिसिस है ना। यहाँ पे ये नहीं कि अगर ये पोटेंशियल प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व नहीं करेंगे, ऐसा कोई लूप मैंने नहीं बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम लेंगे और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं लेंगे। देयर इज नो बाइफर्केशन लाइक दैट। सिर्फ प्रॉब्लम को इसलिए समझ रहे हैं ताकि आगे एनालिसिस आसान हो जाए। इज इट क्लियर ना? यहाँ डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम इसलिए है कि डायग्नोसिस एनालिसिस में आसान हो जाए कि हम किस नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। सर हमें ये पता होना चाहिए ना हम किस तरह की प्रॉब्लम को झेलना चाह रहे हैं, तभी तो उसका एनालिसिस की स्ट्रेटेजी ठीक होगी। भाई इतना ही काम है, बट ये कोई लॉजिक नहीं है ये वाला प्रॉब्लम है तो हम नहीं लेंगे, ये होगा तो हम करेंगे, लीन वाला प्रॉब्लम होगा तो हम नहीं करें, हम क्वालिटी वाले आदमी, ऐसा कोई नहीं। बिजनेस कंसर्न होना चाहिए, दैट्स ऑल।